क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड, इंटीग्रिटी, ठीक है ना, सत्यनिष्ठा, इन सब के बारे में, ठीक है ना। कल हम लोग सत्यनिष्ठा के बारे में पढ़े थे, थोड़ा सा देखे थे कि क्या सत्यनिष्ठा है। जैसे जैसे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, जैसे हम लोग कल देखे थे क्या, सिविल सेवकों के संदर्भ में, ठीक है ना, कौन कौन से मूल्य होने चाहिए, ऐसा कुछ देखा गया। उसमें सत्यनिष्ठा आती है, ईमानदारी आती है, अन्य सारे क्वेश्चंस। हम लोग अगर क्वेश्चन फॉर्म में इन चीज़ों को देखते हैं तो ज़्यादा हम लोगों की तैयारी चलेगी और पता भी चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। क्लियर। एक क्वेश्चन दिया हुआ है क्या हमारा, एक सिविल सेवक को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सत्यनिष्ठ क्यों होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर। जानिए, जैसे सत्यनिष्ठा का तात्पर्य है कि किसी सिविल सेवक को किसी बाहरी शक्ति या संगठन के दबाव या प्रभाव में लोक उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। मतलब जो उसका ऊपर उत्तरदायित्व है वो किसी संगठन, बाहरी शक्ति और किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में नैतिक सिद्धांतों में आंतरिक सुसंगतता सत्यनिष्ठा कहलाती है, ठीक है ना। मतलब क्या कि ये वह कठोरतम ईमानदारी का स्वरूप है, ठीक है ना, जो आंतरिक सुसंगतता के हिसाब से नैतिक सिद्धांतों को लेते हुए हम लोग अपनाते हैं, ठीक है ना। क्लियर। कोई भी सिविल सेवक मतलब कोई भी फैसला ले रहा है जो उसकी अंतरात्मा कह रही है, नैतिकता के उस पर कर रही है, ठीक है ना, वही आचरण करे। ये नहीं कि किसी बाहरी शक्ति के या संगठन के दबाव में, ठीक, या प्रभाव में कोई उसने कदम उठा दिया हुआ है। सत्यनिष्ठा का संबंध उच्च नैतिक सिद्धांतों से, ठीक है ना। नीति शास्त्र में सत्यनिष्ठा का अर्थ है सद्गुण, ठीक है ना। सद्गुण, सच्चाई, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा से परिपूर्ण चरित्र, ठीक है ना। क्लियर। मतलब ये गुण तो होने ही चाहिए, सद्गुण, सच्चाई, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, ठीक। लोक प्रशासन एवं सार्वजनिक पदों से जुड़े व्यक्ति का सत्यनिष्ठ होना अति आवश्यक है। इसलिए जन साधारण से जुड़े हर पक्ष के लिए लोक प्रशासन की सभी शाखाओं में सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी जैसे मूल्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है या जोर दिया जाता है, ठीक है ना। क्लियर। मतलब ये तो कहा ही जाता है कि कोई भी अगर पब्लिक सर्वेंट है तो उसे ईमानदार और सत्यनिष्ठ होना ही चाहिए, ठीक है ना। क्लियर। फिर कहा है कि सत्यनिष्ठा की अवधारणा यानी कंसेप्ट जो है वित्तीय ईमानदारी तक ही सीमित नहीं है, ठीक है ना। केवल ये फाइनेंशियल ही नहीं है, ठीक है ना, बल्कि ये एक व्यापक अवधारणा है, एक ब्रॉड कंसेप्ट है। लोक सेवकों के सत्यनिष्ठ होने का अर्थ है कि उनका चरित्र ऐसा हो जिससे लोगों में सार्वजनिक पदों के प्रति विश्वास की भावना जगे, ठीक है ना। क्लियर। यूके में गठित नोलन कमेटी, मैंने आप लोगों को एक बार नोलन कमेटी का पूरा 7 सिद्धांत पढ़ाया हुई था, ठीक है ना, कि सिविल सेवकों में नोलन कमेटी के हिसाब से 7 गुण कौन कौन से होने चाहिए, ठीक है ना, जिसमें जवाबदेही था, ईमानदारी था, सत्यनिष्ठा था, ठीक है ना, ये सब था। तो वही यूके में गठित नोलन कमेटी में सत्यनिष्ठा को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों को बाहर के ऐसे व्यक्तियों या संगठनों के साथ वित्तीय या अन्य कारणों से अपने को लिप्त नहीं करना चाहिए जो उनके सरकारी कार्य निष्पादन को प्रभावित करे, ठीक है ना। आप ऐसे बाहरी प्रभाव से अटैचमेंट में ना आवे जो कि आप अपने कार्य से ही क्या हो जाए, भटक जाए, ठीक है ना। क्लियर। दिया हुआ है इस प्रकार सत्यनिष्ठा स्वशासन से संबंधित है, ठीक, परंतु इसका संबंध वातावरणीय भी होता है। कोई भी व्यक्ति स्वयं के लिए सत्यनिष्ठा की परिचर्चा के संदर्भ में खुश नहीं होता, परंतु पूरे संगठन के स्तर पर या अन्य सभी कर्मचारियों के स्तर पर सत्यनिष्ठा पर परिचर्चा सभी व्यक्तियों को बेहतर प्रतीत होती है, ठीक। भाई सुनने में अच्छा लगता है, बस करने में नहीं,
सत्यनिष्ठा का संबंध भ्रष्टाचार से भी है। सत्यनिष्ठा के अभाव में ही भ्रष्टाचार बढ़ता है। अगर आप सत्यनिष्ठ नहीं है, आपकी किसी भी कार्य के प्रति जवाबदेही नहीं है, आप पर बाहरी प्रभाव है, तो जाहिर सी बात है कि भ्रष्टाचार को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। ठीक है ना? इसी कारण सत्यनिष्ठा लोक जीवन में ईमानदारी, नैतिकता के विकास हेतु एक प्रमुख लोक सेवा मूल्य है। ठीक है ना? क्लियर? तो मतलब यही ओवरऑल इस पूरे उसमें दिया है क्या कि आप अपना जो उत्तरदायित्व है, जो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ठीक है ना, उसकी जवाबदेही तय करिए, अकाउंटेबिलिटी तय करिए। ठीक है ना? क्लियर? अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहिए। ठीक है ना? बाहरी प्रभावों से आप बचिए। ठीक है ना? भ्रष्टाचार में लिप्त न रहिए। ठीक है ना? क्लियर? यही हमारी क्या है? सत्यनिष्ठा। ठीक है ना? यही इनमें समझाया हुआ है। अगला दिया हुआ है, वर्तमान में यह जरूरी हो गया है कि लोक सेवा से जुड़े व्यक्ति नैतिक शासन की स्थापना के लिए ईमानदारी व निष्पक्षता से कार्य करें। ठीक है ना? इसमें एक और चीज है क्या? निष्पक्षता। ठीक है ना? मतलब पक्षपात को रवैया नहीं होना चाहिए। ठीक? एक उच्च गुण वाली सेवा प्रदान करने में सक्षम हो, सत्यनिष्ठा के साथ जवाबदेहिता जैसे मूल्यों पर अमल करने पर ही लोक सेवा की सत्यनिष्ठा का मूल्यांकन संभव है। अतः इस प्रकार देखा जा सकता है कि सिविल सेवा में सत्यनिष्ठा का होना आवश्यक है। जैसे कल मैं पढ़ रहा था तो एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा मिला था, ईमानदार और सत्यनिष्ठ। जैसे ईमानदार सत्यनिष्ठ का एक एग्जाम्पल सुन लीजिए। जैसे क्या है कि दो खिलाड़ी हैं, ठीक है ना? एक खिलाड़ी जो है, एक खिलाड़ी, जैसे मैंने शायद नोट्स जो भेजा है उसमें भी हो सके वो एग्जाम्पल मिले। जैसे क्या कि दो खिलाड़ी हैं, ठीक, दौड़ प्रतिस्पर्धा में भाग लिए, ठीक है ना? एक खिलाड़ी जो है, ठीक, क्या है क्या? हाँ, दोनों एक दौड़ स्पर्धा में, प्रतिस्पर्धा में क्या लिए हैं? हिस्सा लिए हैं। ठीक, जब सीटी बजती है, विसिल की आवाज़ आती है, दौड़ने का संकेत होता है, दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे दौड़ जाते हैं। ठीक है ना? दौड़ते वक्त क्या है कि एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी को, ठीक है ना, क्या होता है? चोट लग जाती है, मतलब धक्का लग जाता है, भूलवश, जानबूझकर नहीं। तो जिससे धक्का लगा रहता है, ठीक है ना, वह खिलाड़ी वहीं रुक कर, ठीक है ना, वहीं रुक कर क्या करता है? उसको, ठीक है ना, हाथ देता है, जिससे कि वो क्या, ठीक, तो मतलब ये उसकी क्या है? सत्यनिष्ठा है। दूसरा एग्जाम्पल जानिए। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि एक खिलाड़ी है, दो खिलाड़ी यहाँ है, दौड़ प्रतिस्पर्धा में क्या कर रहे हैं? हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है ना? दोनों दौड़ प्रतिस्पर्धा में आगे पीछे हैं, फाइनल लाइन पर पहुंचने वाले ही हैं। ठीक, पहला खिलाड़ी जो आगे था, ठीक है ना, जो आगे था, वो फाइनल लाइन को देख नहीं पाता है, ठीक है ना, उससे पहले ही एक लाइन उसको दिखती है और कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो वहीं पहुंचकर रुक जाता है। ठीक है ना? और जो पीछे उस के दौड़ रहा था, मतलब सेकंड पोजीशन आने वाला था, वो पहले वाले की गलती को समझ लेता है और वो आगे उसे क्या कर देता है? धक्का दे देता है और वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है। दूसरा वाला दूसरे पे ही आता है। ठीक है ना? क्लियर? तो ये जो रास्ता भूल गया, मतलब लाइन को नहीं समझ पाया, ठीक, वो क्या हो सकता था? हार भी सकता था। ठीक है ना? और सेकंड वाला क्या हो सकता था? फर्स्ट आ सकता था। तो सेकंड वाले का ये नेचर क्या है? ये सत्यनिष्ठ नेचर। ठीक है ना? ये उसकी प्रकृति कैसी है? सत्यनिष्ठा की। सत्यनिष्ठा का मतलब क्या कि जो पहला आ रहा था वो बस भूलवश क्या हो गया? लाइन में कंफ्यूज हो गया, जिसकी वजह से, ठीक है ना, पर्याप्त समय होते हुए भी वो आगे जाकर के रुका रहा। ठीक है ना? और दूसरे ने क्या किया? दूसरे ने
उसको आगे धक्का दिया, जिससे कि वो क्या अपनी गलती को सुधार ले और वो पहले पोजीशन पे आ जाए। ठीक है ना, क्लियर। तो सत्यनिष्ठा का ये भी परिचय है। तो मतलब ईमानदार तो वो होता क्या, तब कहलाता कि भाई उसने द्वितीय से चलो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता तो उसकी ईमानदारी पे शक नहीं किया जा सकता था, बिल्कुल नहीं किया जा सकता था। लेकिन उसने जो भूल थी उसको सुधारा और फिर सेकेंड पोजीशन प्राप्त किया। ये उसकी सत्यनिष्ठा का क्या है, परिचय है। ठीक है ना, क्लियर। ऐसा भी कुछ एग्जाम्पल आपको पढ़ने को मिलेगा उसमें। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। दिया हुआ है समझौते से पूर्ण रूप से इनकार करना सत्यनिष्ठा की एक परख है। ठीक है ना, दिया हुआ है समझौते से पूर्ण रूप से इनकार करना। ठीक है ना, समझौता यानी एग्रीमेंट। ठीक है ना, लेन देन भी कहा जा सकता है। ठीक, क्लियर। से पूर्ण इनकार करना सत्यनिष्ठा की एक परख है। इस संदर्भ में वास्तविक जीवन से उदाहरण देते हुए व्याख्या। ठीक है ना, क्लियर। सत्यनिष्ठा का तात्पर्य किसी व्यक्ति के आंतरिक एवं बाह्य अभिव्यक्ति दोनों में सुसंगति से, ठीक है ना, जो बाह्य है और आंतरिक है अभिव्यक्ति उसकी, दोनों में सुसंगति से है। नैतिक सिद्धांतों के बीच आंतरिक सुसंगति तथा सिद्धांत एवं व्यवहार की सुसंगति भी इसमें क्या है, शामिल है। ठीक, क्लियर। आइए, पूर्ण सत्यनिष्ठ का अर्थ है सिद्धांतों से बिल्कुल भी समझौता न करना, इसके साथ ही व्यवहार रूप में भी अन्य किसी प्रकार की छूट तथा समझौते से दूर रहने से। ठीक है ना, मतलब हमने क्या कहा, एक सबसे पहले जब हम एग्जाम्पल दिए थे तो उसमें ये कहे थे कि उसमें क्या था कि आपको जाने का पैसा मिलता है, अगर आप नहीं गए तो भी आपको अगर पैसा दिया जा रहा है तो आपने साफ क्या कर दिया, मना कर दिया। मतलब आप अपने भाव पे तटस्थ है। ठीक है ना, क्लियर। उस जगह रिजिड रहे, ठीक, कि नहीं तो नहीं। ठीक, हमारे अपने सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों से अलग नहीं। ठीक है ना, तो वो जो है पूर्ण सत्यनिष्ठ कहलाता है कि मतलब बिल्कुल भी समझौता नहीं। ठीक है ना, क्लियर। और व्यवहार में भी क्या भाई, किसी भी तरीके की छूट नहीं। ठीक है ना, क्लियर। तो वो क्या है, सत्यनिष्ठ कहलाता है। अगर इसमें थोड़ी भी ढील दी गई तो यह सत्यनिष्ठा को नष्ट कर पिछले सभी कार्यों को समाप्त कर देगा। ठीक है ना, उसके महत्व को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। अब दिया है सत्यनिष्ठा, ठीक है ना, उच्च नैतिक सिद्धांत है। ठीक, ईमानदारी इसमें है, सत्यवादिता है। ठीक, बाहरी दबाव के अभाव में लोक कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है। ठीक, आवश्यकता इसकी क्यों है, आवश्यकता इस वजह से है, पहला दिया हुआ है क्या, संवैधानिक पदों पर विश्वास बनाए रखने के लिए। ठीक है ना, दूसरा क्या है, जवाबदेहिता। ठीक है ना, मतलब जवाबदेही हो जाती है, अकाउंटेबिलिटी हो जाती है आपकी। ठीक, नैतिक शासन एवं सुशासन के लिए, फिर उसके बाद भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, और फिर उच्च गुणवत्ता पूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है जैसे पूर्ण सत्यनिष्ठ बरतने में कुछ बाधाएं भी आती। ठीक है ना, जैसे दया, करुणा या अन्य नैतिक मूल्यों जैसे क्षमा और सुधार की उम्मीद आदि के कारण व्यक्ति पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ नहीं रह पाता है। ठीक है ना, छोटे मोटे समझौते कर लेता है। ठीक है ना, जो व्यक्ति की सत्यनिष्ठा को क्या कर देते हैं, भंग कर देते हैं। अब उदाहरण के स्वरूप देख लीजिए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण बताया है वो यही उदाहरण। ठीक है ना, कहा गया है कि केन्या का एक धावक था, आबेल मुल्ताई दौड़ में फिनिश लाइन से कुछ ही मीटर दूरी पर था। ठीक है ना, जो फिनिश लाइन है उससे कुछ मीटर की दूरी पर था कि संकेत चिन्हों को न समझ पाने से भ्रमित हो गया और रुक गया। ठीक है ना,
उसे लगा दौड़ समाप्त हो गई। ठीक, स्पेन का धावक इवान फर्नांडिस उसके पीछे ठीक पीछे था। ठीक है ना, क्लियर। उसे मुल्ताई का भ्रम समझ में आ गया। ठीक है ना, उसने मुल्ताई को चिल्लाकर बताया कि वह दौड़ना जारी रखे। ठीक है ना, क्लियर। लेकिन मुल्ताई को स्पेनिश नहीं आती थी। ठीक है ना, स्पेनिश भाषा समझ में नहीं आती थी। वह फर्नांडिस की बात नहीं समझ सका। ठीक, लेकिन फर्नांडिस को स्थिति समझ में आ गई। उसने मुल्ताई को धक्का देकर आगे करके जिता दिया। ठीक है ना भाई, धक्का दे दिया, उसके पीछे ही था। उसने क्या किया, उसको वैसे भी वो जीत रहा था भाई, वो आगे था, बस फिनिश लाइन को वो क्या कर दिया, भटक गया। कंफर्म नहीं कर पाया कि ये लाइन फिनिश लाइन है कि अगली लाइन फिनिश लाइन। कंफ्यूजन हो ही जाता है। और वो आगे था, आगे जा करके वो क्या हो गया, रुक गया, भ्रमित होकर के। ठीक है ना, इसने बोला, उनकी भाषा स्पेनिश समझ में नहीं आई। फाइनली ये समझा और उसको धक्का दे करके आगे जिता दिया। तो ये भी उसकी सत्यनिष्ठा का क्या है, परिचय है। बाद में एक रिपोर्टर ने इवान से पूछा कि आपने केन्याई को जीतने क्यों दिया। इस पर इवान ने जवाब दिया, मैंने उसे नहीं जीतने दिया, वह जीत रहा था, वह दौड़ उसे ही जीतनी थी। भाई उसने समझ लिया था कि वो आगे है, नंबर 1 पे चल रहा है। हमने तो बस उसका क्या किया, अपने व्यक्तित्व से कोई भी समझौता नहीं किया। ठीक है ना, जब वो जीत रहा था तो उसको जीतना था। ठीक है ना, वही चीज का है। रिपोर्टर ने फिर कहा, लेकिन आप जीत सकते थे। ठीक है ना, क्लियर। तो कहने का मतलब क्या कि ये उसके सत्यनिष्ठा को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। ठीक, ये एग्जाम्पल भी बड़ा अच्छा है, आप इसे लिख सकते हैं। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, उपरोक्त उदाहरण यह स्पष्ट करता है कि इवान यानी केन्याई धावक के भ्रम का फायदा उठाकर जीतता तो वह उसकी सत्यनिष्ठा से समझौता होता, परंतु इवान ने समझौता न करके पूर्ण सत्यनिष्ठा को क्या किया, साबित किया। ठीक है ना, क्लियर। अगर वो जीत जाता, मतलब इवान की हम बात कर रहे हैं, मुल्ताई की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर इवान जो दूसरे नंबर पे था वो जीत जाता तो वो उसकी ईमानदारी कहलाती, बेईमानी तो थी नहीं उसकी। लेकिन यहाँ चूंकि वो भ्रम को समझ रहा था उसके, ठीक है ना, तब जीता। ठीक, तो वो क्या, सत्यनिष्ठ नहीं कहलाता, ईमानदार कहलाता, लेकिन सत्यनिष्ठ नहीं कहलाता। ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे आइए। अगला प्रश्न ये दिया है, क्या कारण है कि निष्पक्षता, ठीक है ना, और अपक्षपातीयता को लोक सेवाओं में, विशेषकर वर्तमान सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में आधारभूत मूल्य समझना चाहिए। ठीक, अपने उत्तर को उदाहरण के साथ क्या करें, स्पष्ट करें। ठीक, निष्पक्षता और अपक्षपातीयता, ठीक है ना, मतलब दोनों वर्ड लगभग समान है, लेकिन देख लीजिए क्या है। निष्पक्षता का तात्पर्य किसी मुद्दे पर गुण दोष के आधार पर निष्पक्ष रूप से निर्णय लेना है। ठीक है ना, निष्पक्षता का मतलब क्या कि किसी भी मुद्दे पर, कोई भी मैटर है, ठीक है ना, उसके गुण दोष के आधार पर, ठीक है ना, गुण भी देख रहा है, दोष भी देख रहा है। ठीक है ना, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव फ्रेम दोनों देखते हुए एक निष्पक्ष रूप से, मतलब किसी के भी फेवर में ना हो करके जो फैसला दिया जाए या निर्णय लिया जाए, ठीक, वो क्या है, निष्पक्षता। और अलग अलग राजनीतिक दलों से बनी सरकारों के लिए उच्च एवं समान सेवा भावना के साथ अपना कार्य निष्पादित करना, ठीक है ना, ये निष्पक्षता है। जैसे मान लीजिए कि आप जो है कांग्रेस गवर्नमेंट में, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए सबका अपना अपना मानना है, ठीक है ना। कई लोग ये कहते हैं कि भाई IBPS एक एग्जाम है जो बैंकिंग एग्जामिनेशन क्या करता है, कंडक्ट करता है। ठीक, क्लियर।
IBPS कांग्रेस गवर्नमेंट में शुरू हुई, ठीक है ना। 2011 में पहली बार IBPS हुआ। बहुत सारी वैकेंसीज आती थी, बहुत सारी चीज़ें आती थी, ठीक। कई पार्टियों के लिए कई रुझान ऐसे बनते हैं कि ये ख़त्म करते हैं, ये ख़त्म करते हैं, दुनिया भर की सबके अपने रुझान होते हैं। मान लीजिए कि आप अपने फेवरेबल, ठीक, अपने फेवरेट पार्टी के समय में क्या हुए, सेवारत हो गए, ठीक है ना, सेवा में आ गए किसी, तो कोई आवश्यक नहीं है कि आप उस पार्टी के ही फेवर में ही काम करो, ठीक है ना। आप क्या करोगे, निष्पक्ष होकर करोगे, ठीक है ना। या मान लीजिए जैसे दिया हुआ है क्या कि 2 लोग हैं, ठीक, आप सिविल सर्वेंट हैं, ठीक, इनसे क्या है, इन जगहों पर आपका ज़्यादा सम्मान हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर। या आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, ठीक, और ये एक सामान्य व्यक्ति है, किसी सेवा का लाभ लेना, किसी सेवा का लाभ लेना, तो दोनों को निष्पक्ष होकर लाभ देना, ये नहीं करना। मान लीजिए आपके हाथ में है कि टेंडर निकल रहा है, किसी भी चीज़ का टेंडर निकलता है, ठीक, अधिकारियों के हाथ में रहता है टेंडर, तो हमने देख दिया कि जहाँ भाई हमारा क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उस जगह हमने क्या कर दिया, उसको टेंडर सौंप दिया आंतरिक रूप से, तो क्या आप सत्यनिष्ठ रह गए, नहीं, ठीक है ना। सिस्टम क्या है कि जो भी सिस्टम चलाया जा रहा है टेंडर का, चाहे लॉटरी सिस्टम किया जा रहा है, चाहे वॉट एवर भी द सिस्टम, ठीक, आप क्या करें, सिस्टम के हिसाब से चले। जिसके भी पक्ष में आया, आप इनके भी गुण दोष जान रहे हो, आप इनके भी गुण दोष जान रहे हो। गुण दोष का मतलब क्या, कि आप इनको जान रहे हो कि ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और ये क्या है, अभी काम शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है ना, क्लियर। जाहिर सी बात है कि ये समाज में प्रभावशाली होंगे और ये समाज में प्रभावशाली नहीं होंगे, ठीक है ना। इन दोनों पक्षों को गुण दोष देखते हुए हमें टेंडर देना किसको चाहिए था, इसको देना चाहिए था, लेकिन हमने जो प्रोसेस है, प्रोसेस के अधीन की हमने लॉटरी सिस्टम देखा, लॉटरी वो किया, जो जिसको मिला हमने उसी को क्या किया, निष्पक्ष होकर के सौंप दिया, तो ये आपकी क्या है, सत्यनिष्ठा है, ठीक है ना, क्लियर। हम फेवर नहीं किए, निष्पक्ष रहे, ठीक है ना। तो वही दिया हुआ है कि उच्च और समान सेवा भावना, ठीक, के साथ अपना कार्य निष्पादित करना, ठीक। आगे आइए, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट दिया हुआ है अपक्षपातीयता का अर्थ है किसी भी समूह या दल के प्रति निष्ठा न रखना, अर्थात मोटे तौर पे यह राजनीतिक तटस्थता की बात करता है, ठीक है ना। अभी एक टर्म आएगा राजनीतिक तटस्थता, ठीक है ना, क्लियर, रिजिड हो जाना, क्लियर, किसी के लिए, जैसे इससे लाभ होते हैं राजनीतिक तटस्थता से, ठीक है ना। आप किसी के लिए तटस्थ हो जाइए, राजनीतिक तटस्थ है अगर आप हैं, तो कोई भी अगर मंत्री भी है तो उनमें भी क्या आपके लिए एक विश्वास पैदा होगा। राजनीतिक तटस्थता से दूसरा लाभ है क्या, पब्लिक में भी आपके लिए क्या होगा, विश्वास पैदा होगा, ठीक है ना। वी विल जनरेट द बिलीव, ठीक है ना, हम लोग बिलीफ को जनरेट करते हैं, ठीक है ना, क्लियर, जो भी उस समाज से संबंधित है, ठीक। तो वही चीज है, मोटे तौर पे यह राजनीतिक तटस्थता की बात करता है। उपरयुक्त परिभाषाओं में यह स्पष्ट हो जाता है, अभी उसका आगे क्वेश्चन आएगा, उदाहरण भी दिया रहेगा, क्या क्या उसके लाभ हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन जैसे जैसे आप करेंगे आपका दिमाग खुद ब खुद खुल जाएगा कि हाँ यार ये था, ठीक। उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी व्यवस्था के न्यायपूर्ण संचालन के लिए ये दोनों मूल्य आधारभूत हैं, ठीक। जैसे आइए उदाहरण दिया हुआ है, एक सिविल सेवक को किसी क्षेत्र के विकास के लिए
सभी संबंध हित समूहों से अपने प्राधिकार के अंतर्गत संपर्क स्थापित करना चाहिए, परंतु किसी के पक्ष में व्यक्तिगत झुकाव नहीं रखना चाहिए। मान लीजिए कि भाई आपको टेंडर निकालना है, बताया था मैंने अभी, ठीक, दो लोग आ गए, एक आपके परिचय के आ गए और एक आपके बिना परिचय के हैं, ठीक है ना। वो बार बार आप पे दबाव डाल रहे हैं। इसमें यही कहा है ना कि बाह्य दबाव के अधीन न होकर, है, ठीक, बार बार वो दबाव डाल रहे हैं कि यार तुम तो हमारे सगे मित्र हो, ये टेंडर तो तुम्हारे ही हाथ में है, हमारा लाभ करवाओ, ठीक। अगला आप पहचान तक नहीं रहे हो, ठीक है ना। तो अगर आप दे देते हो तो क्या सत्यनिष्ठ रह गए? नहीं रह गए, ठीक है ना। तो वही चीज इसमें कहा है कि संपर्क स्थापित करना चाहिए, परंतु किसी के पक्ष में व्यक्तिगत झुकाव नहीं होना चाहिए, पर्सनल अटैचमेंट या नहीं, ठीक है ना, क्लियर। वर्तमान संदर्भों में देखें तो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में रंग, भाषा, नस्ल, धर्म आदि के आधार पर उत्पन्न चुनौतियां विकट होती जा रही है। जाहिर सी बात है, ठीक है ना। अगर विविधता हमारे देश में अनमोल धरोहर है तो अनमोल चुनौती भी है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है ना, क्लियर। विविध धर्म है तो विविध संकट भी है, आए दिन कुछ ना कुछ बाधाएं हो रही हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो वही चीज जिसमें चाहे आधार से उत्पन्न चुनौतियां विकट होती जा रही हैं। यदि ऐसे में यदि लोक सेवक द्वारा उपयुक्त आधार पर भेदभाव किया जाए तो न सिर्फ इससे संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन होता है, बल्कि देश की अखंडता को भी क्या धक्का लगेगा। भाई हमारे देश में संविधान में क्या लिखा है? धर्मनिरपेक्ष, ठीक है ना। और आपके सत्य निष्ठा की पहली परिभाषा, पहला बिंदु क्या है? निष्पक्षता, ठीक है ना, है ना, निष्पक्षता, बिना किसी बाह्य दबाव के या किसी के अधीन होकर, ठीक है ना, क्लियर। तो ओवरऑल क्या कि आपको क्या करना है कि निष्पक्ष, किसी भी भाषा से आप वो कर रहे हैं, मतलब भाषा से संबंधित हैं, ठीक, क्लियर। जैसे अभी मुद्दा चल रहा है कहाँ? तमिलनाडु में चल रहा है कि नहीं इस समय, तमिल को लेकर के स्टालिन जी का वो आ रहा है, तमाम चीज़ें, ठीक। ये कहीं ना कहीं कुछ भी कहा जा सकता है, ठीक है ना, क्लियर। इसी तरह क्षेत्र को लेकर के क्षेत्रवाद, ठीक, धर्म को लेकर धर्मवाद, नस्ल को लेकर, भाषा को लेकर, तमाम चीज़ें, तमाम चुनौतियाँ हैं, ठीक है ना। तो जो भी आप फैसला लोगे, निर्णय लोगे, तो वो कैसा रहेगा? निष्पक्ष होगा, ठीक। आगे अगला दिया हुआ है गुण दोष के आधार पर मुद्दों की विवेचना, निष्पक्षता एवं अपक्षपातीयता, ठीक है ना, राजनीतिक तटस्थता, ठीक। आवश्यकता क्यों है? पहला, विविधतापूर्ण समाज की रक्षा है। भाई समाज क्या है? डाइवर्सिफाई है, कई भाषाएं, कई रंग, कई बोली, ठीक है ना, हर चीज विविधता है। तो विविधता में ही चुनौतियां भी है, हमने क्या बताया, एक तो उसकी रक्षा करना, भाई भतीजावाद पर रोक, ठीक है ना, क्लियर। भाई भाई भतीजावाद पर रोक है। कई लोग ऐसा आ जा रहा है कि क्या कर रहे हैं कि अपने सगे आ गए, चलो भाई हम अगर ऊंचे पद पे हैं तो सबसे पहले उनको ही क्या करें? लाभ दे दें, ठीक है ना, क्लियर। अभी हाल ही में आपने देखा है कि एक मुद्दा उठा ही है, ठीक है ना, जस्टिस वर्मा केस, ठीक, क्लियर। महाभियोग की बात हो रही है, अन्य भी चीज़ों की बात हो रही है, सब चीज़ हो रहा है। तो ये क्या निष्पक्ष है? कहीं से भी नहीं, ठीक है ना। बार काउंसिल ने भी विरोध कर दिया, ठीक है ना, इलाहाबाद में उनको भेजा गया, इलाहाबाद में बार काउंसिल ने विरोध कर दिया, अन्य लोगों ने विरोध कर दिया, ठीक है ना, क्लियर। तो कहने का मतलब ये विरोध क्यों? अगर क्या आप मतलब सत्यनिष्ठ रहते तो विरोध होता नहीं। तो वही चीज कहा गया है कि फिर लोकतंत्र की रक्षा, ठीक, और क्रोनी कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद पर रोक,
फिर उसके बाद दिया हुआ है विवेकाधीन शक्तियों के दुरुपयोग पर रोक, लोक कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर संचालन, भ्रष्टाचार पर रोक, अन्य मूल्यों का पोषक जैसे सत्यनिष्ठ। ठीक, उसके बाद यहाँ दिया हुआ है पूर्वाग्रह युक्त ईमानदारी और सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों को कमजोर करते हैं, जिससे न्यायपूर्ण व्यवस्था क्या होती है, भंग होती है। ठीक, जैसे किसी एक धर्म के प्रति पूर्वाग्रह रखने वाला लोक सेवक अन्य धर्मों के प्रति भेदभाव कर सकता है। मतलब वही है कि जैसे आप लोगों को एक नैतिक मूल्य पढ़ाए थे, जब नैतिकता पढ़ा रहे थे, तो धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक नैतिकता, ठीक है ना, क्लियर, उनमें वही आ जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ अगर आप सत्यनिष्ठ हैं तो किसको चयनित करेंगे, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है ना, क्लियर। इनकी अनुपस्थिति लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण करती है। उपयुक्त तर्कों और उदाहरण से यह स्पष्ट है कि निष्पक्षता और अपक्षपातीयता लोक सेवा के आधारभूत क्या है, मूल्य, ठीक, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो ऐसे गुण बताइए, ठीक है ना। कई गुण आप लोग जान रहे हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में केवल 2 गुण की बात कर रहा है, ठीक है ना, जो लोक सेवा के लिए महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। अपने उत्तर का औचित्य समझाइए। ठीक, मतलब सिविल सेवकों के आधारभूत मूल्य दुनिया भर के हैं, आप लोग जान रहे हैं, कई सारे हैं, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, इसके लिए एक और भी है, इसमें फिलहाल में उसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन ये इसे समझ लीजिए। ठीक, लोक सेवक, उत्तर क्या है, लोक सेवकों पर विशाल लोक निधियों को खर्च करने का उत्तरदायित्व होता है। ये कौन सा है, इसे खत्म कर दिया ना। हाँ देखिए, यही है, ठीक। लोक सेवकों पर विशाल लोक निधियों को खर्च करने का उत्तरदायित्व होता है, साथ ही सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन। भाई लोक सेवक अगर आप कल को हो जा रहे हैं तो लोक निधियों के खर्च करने का उत्तरदायित्व तो किसके ऊपर होगा, आप, ठीक है ना। कोई भी आप डिपार्टमेंट अगर संभाल रहे हैं तो उस डिपार्टमेंट में जितने भी राजस्व का वो हो रहा है, वितरण हो रहा है, वो सारा आपके ही जरिए होना है, ठीक है ना, क्लियर। और क्या करना है कि सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन करते हुए कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बनाना है, ठीक। तो अपेक्षा की जाती है कि बुनियादी मूल्य आपके अंदर होने चाहिए, ठीक है ना। इनमें 2 इंपॉर्टेंट है, सहिष्णुता और करुणा, ठीक है ना, क्लियर। सहिष्णुता को का शाब्दिक अर्थ है क्या, सहन करना, ठीक है ना, क्लियर। इस प्रकार सहिष्णुता का अर्थ है जिन व्यक्तियों या समूहों की आदतों, विचारों, धर्म, राष्ट्रीयता आदि से व्यक्ति भिन्न या अलग है, उनके प्रति एक वस्तुनिष्ठ, न्यायोचित और सम्मानपूर्ण मनोवृत्ति बनाए रखना, किसी भी प्रकार का आक्रामकता से बचना, ठीक है ना, क्लियर। मतलब क्या, हमेशा जो है सहिष्णु का मतलब क्या, सहन, ठीक है ना, कि व्यक्ति की आदतों का, विचारों का, धर्म हुआ, राष्ट्रीयता आदि से व्यक्ति भिन्न, भाई जो भी कई लोग हैं किसी भी तरीके के हैं, ठीक है ना, तो उनके प्रति एक वस्तुनिष्ठ, ठीक है ना, न्यायोचित और सम्मानपूर्ण मनोवृत्ति बनाए। ये नहीं कि क्या करने हैं, अभी इसका इम्पैक्ट आप उसमें देखोगे कि जैसे हम लोगों को हम लोग पढ़ेंगे उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, भावात्मक बुद्धिमत्ता, ठीक है ना, उसमें 2 सिद्धांत आपके आएंगे, एक सॉल्वे मेयर का, ठीक है ना, एक डेनियल गोलमैन का सिद्धांत है। सॉल्वे मेयर जो मेयर का सिद्धांत है, उसमें आप देखेंगे कि धीरे धीरे इमोशनल जो वे होता है वो कठोर होता जाता है, ठीक है ना। एक लेवल ऐसा आता है
कि जैसे चौथा लेवल अगर आप देखोगे तो उसमें इस तरीके का, मैं इन शॉर्ट बस बता रहा हूँ इसको समझाने के लिए बस, कि जैसे किसी के रवैये को देखते हुए अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना, ठीक है ना, क्लियर। जैसे होता क्या है कि अगर कोई क्या कर रहा है कि आपको मान लीजिए कुछ ऐसा कर रहा है जिससे आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है ना, कोई भी ऐसी हरकत कर रहा है जिससे आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है ना, क्लियर। तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, यहाँ आप दो चीज़ें कर सकते हो, ठीक। पहला क्या कर सकते हो, पहले तो या तो चिल्ला दो उसके ऊपर, या तो ये एक्शन भी हो सकता है, लेकिन सिविल सर्वेंट के लिए ये एक्शन क्या है, लाजमी नहीं है। वो दूसरी वे को भी कर सकता है कि सबसे पहले उसके वे को समझे कि आखिर इसने ऐसा किया क्यों। जाहिर सी बात है कि हो सकता है मेरे अंदर कुछ दिखा, ठीक है ना। उस वे को मोल्ड करते हुए, स्थिति को समझते हुए कि कैसी स्थिति है, ठीक, उस स्थिति को नज़रअंदाज नहीं करना है, उस स्थिति को समझना है, और उस स्थिति को समझते हुए अपने व्यवहार में बदलाव लाते हुए उसको समझाना, ठीक है ना। तो मतलब दो रास्ते निकलना है, एक तो डायरेक्ट, या तो आप तुरंत रिएक्शन कर दें, न्यूटन्स थर्ड लॉ लगा दें कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लो भैया तुम घूरे हो, चिल्लाए हो, लो हम भी शुरू हो गए। और दूसरा क्या है भाई, सिविल सर्वेंट हम हैं, हमारा कौन बिगाड़ेगा, ठीक, एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन आप पे जिम्मेदारी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदेही भी है, अकाउंटेबिलिटी भी है। इन सब को भी मद्देनजर रखना है, जिससे कि सामने वाले का आप पर विश्वास जमे, ठीक है ना। तो ये हम लोग उसमें पढ़ेंगे, किसमें, भावात्मक बुद्धिमत्ता में, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। सेम वही हल्का फुल्का यहाँ क्या लिया हुआ है कि किसी भी चीज को क्या करना, सहन करना। कंडीशन कोई भी हो, कैसी भी हो, परिस्थितियां अनुकूल हैं तो ठीक, प्रतिकूल भी हो रही हैं तो उस प्रतिकूल दशाओं में भी हम अपने को सहज बनाए रखें। यही हमारी क्या है, सहिष्णुता, ठीक है ना, क्लियर। आगे आते हैं, आगे इसमें दिया हुआ है लोक सेवक के संबंध में यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि लोक सेवक किसी विशेष धर्म या जाति का सदस्य होने से पहले सरकार का प्रतिनिधि होता है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि आप सरकार के प्रतिनिधि हो, ठीक है ना। ये थोड़ी ना कि आप अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए हुए, ठीक है ना। सरकार ने आपको प्रतिनिधि बना करके भेजा है, पता चले आप मुद्दे को संभालने के लिए वहां हो, आप मुद्दे को बिगाड़ करके चले गए, ठीक है ना। आगे आइए, और उसे इस नाते विभिन्न वर्गों और समूहों की मांगों के बीच संतुलन स्थापित करना है। जब आप केस स्टडी पढ़ोगे तो उसमें ऐसा ही कुछ रहेगा कि किस तरह से मॉब को हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे भीड़ भाड़ है, अचानक से वहाँ क्या हो गया, दंगे भड़कने लगे। कंडीशंस ऐसी आएंगी कि आपको क्या करना है, सहिष्णु होना है, ठीक है ना। अगर सहिष्णु नहीं होंगे, ठीक है ना, सहज नहीं रहेंगे, संतुलित नहीं रहेंगे, संतुलित भाव से उत्तर नहीं देंगे, तो पता चला आप भी उसके शिकार हो जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, लोक सेवक के अधिक आक्रामक हो जाने से सरकार पर लोगों का भरोसा क्या होता है, ठीक है ना, क्लियर। भारत जैसे बहुसंस्कृतिक देशों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए तो सहिष्णु अपरिहार्य है। अपरिहार्य का मतलब जिसे टाला न जा सके, ठीक है ना, अपरिहार्य, जिसे टाला न जा सके, अपरिहार्य, ठीक, क्लियर। ये ठीक, आगे है सहिष्णुता में क्या है भाई, देखिए, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ठीक, विविधता की रक्षा करना है,
भाई आपको किस जगह पे सहिष्णु होना है, जहाँ डाइवर्सिफाई मोड हो। ये वर्ड्स याद रखिएगा। अगर चूंकि आप लोग परिभाषा लिखने जा रहे हो तो वो कंडीशंस आएंगी कि नहीं आएंगी। भाई हमको किस जगह सहज रहना है, जहाँ विविधतापूर्ण माहौल हो, जैसे विभिन्न धर्म, विभिन्न रंग, विभिन्न जातियाँ, विभिन्न बोलियाँ, ठीक, सब में क्या है विभिन्नता। ठीक, आगे आइए। सरकार के प्रति बनाए रखना है भरोसा, और सेवाओं में क्या रखना है संतुलन, मतलब सभी के लिए संतुलित रखना। ये नहीं कि इधर ज़्यादा झुकाव होता जा रहा है ना, दोनों ओर प्रॉपर बैलेंस हो। ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, अगला दिया हुआ है करुणा। करुणा का मतलब क्या होता है? करुणा का अर्थ है कमजोर वर्गों के प्रति संतुलित, कमजोर वर्गों के प्रति उत्पन्न होने वाली उस भावना से है जो कि उनकी कमजोर स्थिति को समझने के साथ उनके कल्याण के लिए क्या हो, प्रतिबद्ध हो। ये करुणा है। ठीक है ना भाई, उनकी कमजोर स्थिति भी समझ रहा है और उनके कल्याण के लिए हम क्या हो जा रहे हैं, प्रतिबद्ध हो जा रहे हैं। ये एक भावना है। ये कैसी है? भावना है। ठीक है ना, कमजोर वर्गों के प्रति उत्पन्न होने वाली भावना। ठीक, कमजोर वर्गों के प्रति करुणा इसलिए जरूरी है क्योंकि उनके विकास की प्रक्रिया में इतने पिछड़ चुके हैं कि इन्हें साधारण उपायों द्वारा मुख्य धारा में नहीं लाया जा सकता। जाहिर सी बात है, उनके लिए थोड़ा सा लिबरल होना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर आप लिबरल नहीं होगे तो सामान्य लोगों के जैसे उस धारा में नहीं ला पाओगे। ठीक है ना, क्लियर। अगर लोक सेवकों में इनके प्रति करुणा का भाव होगा तो ही वे उनकी दशा सुधारने के लिए भीतर से प्रतिबद्ध होंगे। समावेशी समृद्धि को साधने के लिए यह भी आवश्यक है। ठीक है ना, क्लियर। जाहिर सी बात है, करुणा का भाव ना हो, सिविल सेवक आप हो गए, पता चले एम्बेसडर गाड़ी आपको मिल गई, लाल बत्ती गाड़ी मिल गई, लाल फीताशाही प्रवृत्ति आ गई, तो सारी चीज़ें। ठीक, आप किसी गांव में पहुँचे, ठीक, आप लोगों, आपके लिए भाई आप पहुँचे हो किसके लिए? ग्रामवासियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। पता चला कोई ग्रामीण जो है खेत से डायरेक्ट चला आ रहा है आपको समस्या समझाने के लिए। ठीक है, मैले कुचैले कपड़े पहने हुए, दयनीय दशा में। आप देखते ही पहले चलो दूर हटो, तो कहीं से भी आप में उसको विश्वास रह जाएगा। करुणा का भाव क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये तो भाव है जो आंतरिक दशाओं से आ रहा है। ठीक है ना, आंतरिक उससे आ रहा है देखकर। ठीक, दूसरा क्या, सरकार क्या प्रयास कर रही है कि लिबरल हो करके उसको सामान्य लोगों के साथ क्या करें, उसी धारा में विकसित करें। तो क्या आपके इस रवैये से विकास उसका होगा? क्या आप उसके लिए लिबरल रह पाओगे? आप तो बस घोषणा करके चले आओगे कि हाँ तुम लोगों के लिए भाई देखो ये सरकार कर रही है बस। लेकिन क्या आप अपने से कुछ इम्प्लीमेंट कर पाओगे? इनिशिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये भाव आना चाहिए। आगे आइए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? पहला दिया हुआ है क्या, लोक सेवा के संदर्भ में निम्न शब्दों से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले सत्यनिष्ठा, बार बार वही प्रश्न। अध्यवसाय, प्रिजर्वेंस, सेवा भाव यानी सर्विस एटीट्यूड, प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट, ठीक, साहसपूर्ण दृढ़ता यानी करेजियस प्रिजर्वेंस। ठीक है ना, क्लियर। सबसे पहले हम लोग जान लें कि सत्यनिष्ठा क्या है। ठीक है ना, सत्यनिष्ठा आप जान ही रहे हैं, कई बार पढ़े हैं, इस बार भी देख लीजिए। सत्यनिष्ठा का अर्थ है अपनी कथनी और करनी में ईमानदारी और सुसंगति, बार बार सुसंगति आ रहा है। ठीक है ना, क्लियर से है। अर्थात एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति अपने नैतिक सिद्धांतों व व्यवहारों में सुसंगति प्रदर्शित करता है। ठीक, इसे नैतिक सिद्धांतों में आंतरिक सुसंगतता कहा जा सकता है। ठीक,
उदाहरण के लिए, यदि किसी लोक सेवक से विभागीय तौर पर कोई गलती, ऐसी कोई गलती हो जाए जिसे वह अपने उच्च अधिकारी से छिपा सकता हो, पर वह ऐसा न करके संबद्ध अधिकारी को सब कुछ बता देता है और गलती हेतु माफी भी मांगता है, तो यह उसकी क्या है? सत्यनिष्ठा है। ठीक है ना? जाहिर सी बात है कि आप क्या किए कि मान लीजिए सत्यनिष्ठा के दो तीन कई उदाहरण अपने से भी आप मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि उत्तर लेखन के दौरान उत्तर लेखन में त्रुटि होने पर भी हमें क्या उसमें मार्क्स मिल गया। ठीक है ना? क्लियर? आपको एक्स्ट्रा मार्क मिल गए, आप वापस इन्विजिलेटर के पास गए या जो भी परीक्षा में कॉपी साइन किया था और कहे कि सर इसमें एक्स्ट्रा नंबर मुझे मिल गए। ठीक, सत्यनिष्ठा का उदाहरण। दूसरा क्या कि आपने गलती की, उस गलती को छिपा सकते थे, यही चीज़ कहा है इसमें कि गलती को आप क्या कर सकते थे? छिपा सकते थे, लेकिन आपने छिपाया नहीं। आपने अपने उच्च अधिकारी को सब कुछ बता दिया कि हाँ मुझसे ये गलती हो गई है। ठीक, तो ये आपके सत्यनिष्ठा का क्या है? परिचय। ठीक है ना? क्लियर? अब आइए अध्यवसाय। अध्यवसाय का अर्थ है निरंतर उद्यमशील बने रहना। निरंतर का मतलब क्या? कॉन्टिन्यूटी। ठीक है ना? उद्यमशील का मतलब क्या? एंटरप्रेन्योर। ठीक है ना? बने रहना। ठीक, आइए, अर्थात किसी दूरगामी तथा कठिन उद्देश्य की प्राप्ति होने तक धैर्य, आंतरिक प्रेरणा बनाए रखकर उत्कृष्टता व उत्साह, ठीक है ना, उत्साह से कार्य करना। ठीक है ना? और बीच बीच में आने वाली चुनौतियों व बाधाओं से सकारात्मक और आशावादी मानसिकता के साथ निपटना। ठीक है ना? क्लियर? आप लोग मोटिवेशनल स्पीच सुनते होंगे, ठीक है ना? और मोटिवेशनल स्पीच जो सुनते होंगे तो उसमें प्रिजर्वरेंस का नाम कुछ ज़्यादा आता है, ऑप्टिमिज्म का नाम ज़्यादा आता है। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं है? कहा जाता है दृढ़ संकल्पित हो करके, ऑप्टिमिज्म के साथ, आशावाद के साथ हम लोग क्या करें? प्रिजर्वरेंस को धारण करें। प्रिजर्वरेंस भी वही है कि हमको हार नहीं मानना है। जैसे सिविल सर्विसेज में की तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक, आप एक बार क्या हुए? फेल, दूसरी बार फेल, तीसरी बार कुछ और चुनौती आ गई, चौथी बार कोई और बाधा आ गई। ठीक, तो आप क्या किए? किताब रखे, बस अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये कहीं से भी प्रिजर्वरेंस नहीं है। ठीक है ना? आपको क्या करना है? हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार रहना है, हार नहीं माननी है और मन में कहीं आशा की किरण जगाए रखनी है। ठीक है ना? कि अपना टाइम आएगा। ठीक है ना? यही क्या है? प्रिजर्वरेंस। प्रिजर्वरेंस में बस एक ही चीज याद रखना है, क्या? अपना टाइम आएगा। ठीक है ना? एंड वन शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है ना? वन शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। बस यही दो चीज। ठीक, प्रिजर्वरेंस हो गया। ठीक है ना? इसी को अध्यवसाय कहा जाता है। तो क्या है? उसी के साथ काम करना, साथ ही बीच बीच में आने वाली चुनौतियों व बाधाओं से सकारात्मक और आशावादी मानसिकता से भी निपटना है। ठीक है ना? क्लियर? आगे आई, मतलब आशावादी मानसिकता के साथ निपटना है। ठीक है ना? उससे नहीं निपटना है, आशावादिता से। ठीक, आगे आइए। इसमें दिया हुआ है किसी व्यक्ति में विद्यमान अध्यवसाय का गुण उसकी सफलता सुनिश्चित करने में निर्णायक साबित होता है। ठीक है ना? उद्देश्य की स्पष्टता और उसकी महानता में गहरा विश्वास अध्यवसाय बढ़ाने के कुछ सामान्य उपाय हैं। ठीक है ना? एक लोक सेवक हेतु अध्यवसायी होना आवश्यक है, क्योंकि वह अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का कारण भी बनता है
और विभाग को लाभ भी पहुंचाता है। ठीक है ना, क्लियर। जैसे मान लीजिए किसी मुहिम पर वो लग गया कि नहीं भाई इस टारगेट को मैं पूरा करके रहूँगा, ठीक है ना, अड़चने बाधाएं तमाम आ रही हैं, लेकिन फिर भी क्या लगा हुआ है वो कि नहीं मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं इसे पूरा करके ही रहूँगा, और फाइनली वो कर ही दे। मान लीजिए जैसे कि किसी जनजातीय कल्याण का उत्थान, जनजाति है कोई, उसके विकास में भूमिका अदा करना या उनके कल्याण का अपना योगदान देना कल्याण में, ठीक। मान लीजिए उनके उन्नयन में वो योगदान दे रहा है, काफ़ी मतलब उनका सामाजिक स्तर क्या है, नीचा है, ठीक है ना। कई लोग उसको क्या मान चुके हैं, संकटापन्न मान चुके हैं कि बस अब ये ख़त्म नहीं होने वाला है, तो उसको क्या करना, डेवलप करना, ठीक है ना। किसी एक ऐसे मान लीजिए प्रोजेक्ट पे, मान लीजिए अभी यही था कि जैसे ये नेचर राजनेताओं में भी होना चाहिए। जैसे यही था कि एक संत कबीर नगर के किनारे एक नदी है जिसको कहा जाता, संत कबीर नगर किस नदी के किनारे है, कोई बताएगा? है एक नदी बहती है, आमी नदी। कौन नदी है? आमी नदी, ठीक है ना, आमी नदी है। आमी नदी जो है बिल्कुल एकदम गायब होने वाली थी, ठीक है ना। उसके लिए क्या चला, आंदोलन चला, कुछ प्रशासक भी आगे बढ़े, कुछ नेता भी आगे बढ़े, ठीक है ना। दोनों के परस्पर समन्वय से अगर ये मान लिया जाता कि नहीं ये तो खत्म, ठीक है ना, तो क्या उसके अस्तित्व को बचाया जा सकता था? नहीं बचाया जा सकता, ठीक है ना, क्लियर। तो कहीं ना कहीं क्या एक ऑप्टिमिज्म ले आना, आशावाद ले आना कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके साथ तो ये क्या आएगा, प्रिजर्वेंस, ठीक है, क्लियर। आगे आइए, अगला दिया है क्या, सेवा भाव, ठीक है ना। सेवा भाव, सेवा भाव किसी लोक सेवक की मानसिक स्थिति का परिचायक है, सेवा भाव, ठीक, जिसमें कार्य किसी लाभ या स्वार्थ को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता, बल्कि इस भावना के साथ किया जाता है कि ऐसा करना उसका नैतिक दायित्व है, ठीक है ना, क्लियर, समझ में आया। लोक सेवा में इसका अर्थ है कि वेतन, सम्मान, सुविधाओं पर विशेष ध्यान न देते हुए सामाजिक कल्याण को साधने पर अपनी ऊर्जा लगाना, ठीक है ना, क्लियर। समाज के प्रति अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन ही सेवा भाव का ही एक विशेष लक्षण है, ठीक है ना, क्लियर। जैसे समाज के प्रति अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करना, जैसे मान लीजिए समाज में आप रह रहे हैं, आपके घर के पास गंदगी इकट्ठी हुई है, ठीक है ना, कचरा इकट्ठा हो गया, आपका जो कचरा साफ करने वाला है वो 4 दिन से क्या है, बीमार है, नहीं आ रहा, ठीक, क्लियर। आसपास के लोग हैं, ठीक है ना, उसमें आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो आपका अपना दायित्व क्या कहता है, आप उसको स्वयं से जा करके, ठीक है ना, साफ कर रहे हैं। जहाँ तक हम सक्षम हैं वहाँ तक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक। तो ये आपका खुद का दायित्व है, और किसके प्रति है, समाज के, ठीक है ना, क्लियर। दूसरी चीज है, मान लीजिए रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है ना, कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक, आप बाइक से जा रहे हैं, आपको लेट हो रहा है, कोई दूर दिख नहीं रहा है, कोई बाइक से गिरा, तड़प रहा है, ठीक, तो फाइनली आप क्या करेंगे, उसे चिकित्सकीय लाभ से वंचित नहीं होने देंगे, ठीक है ना, आसपास के लोगों को जुटाएंगे, ठीक, उसके लिए चिकित्सकीय लाभ सुलभ कराएंगे कि नहीं कराएंगे, ठीक। तो ये आपका क्या है, दायित्व बनता है, ठीक है ना, ये आपका दायित्व बनता है, और किसके प्रति, समाज के प्रति, ठीक है ना। तो उन्हीं चीज़ों को समझना है। आगे है प्रतिबद्धता, एक आंतरिक गुण, ठीक है ना, प्रतिबद्ध होना एक क्या है, आंतरिक गुण है, जो कि व्यक्ति विचारधारा या मूल्यों के प्रति हो सकती है। प्रतिबद्धता में एक व्यक्ति अपने
कार्य की सफलता के लिए सब कुछ निछावर कर देता है, जिससे वह विश्वास करता है जिसमें, ठीक है ना। लोक सेवा के संबंध में प्रतिबद्धता संवैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनी संस्थाओं, नियमों, कानूनों, नीतियों आदि के प्रति होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि एक प्रतिबद्धता जिस संस्थान में आप काम कर रहे हैं उसके प्रति होना चाहिए, देश के प्रति होना चाहिए। नियम जो बने हैं, कानून बने हैं और जो पॉलिसीज बनी हैं उन सब के प्रति क्या होना चाहिए, प्रतिबद्ध होना चाहिए, ठीक है ना। साहसपूर्ण दृढ़ता, ठीक है ना। ये साहसपूर्ण दृढ़ता जो है, ठीक, सिविल सेवकों को वह विशेषता है जिसमें अपने संगठनात्मक लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ समाज सेवा के लिए वह तत्पर रहता है, ठीक है ना। इस मूल्य से परिपूर्ण लोक सेवक व्यक्तिगत लाभों से परे हटकर सही व जरूरी फैसले लेने की क्षमता रखते हैं, ठीक है ना। क्लियर। विपरीत और जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में भी, तभी करेजियस लगा है, साहसपूर्ण लगा है, ठीक है ना। क्लियर। परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही साहसपूर्ण दृढ़ता कहलाता है। दृढ़ता का मतलब दृढ़ रहना, प्रिजर्वरेंस, ठीक है ना, प्रिजर्वरेंस वहाँ है, ठीक। और कैसे भाई, विपरीत और जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में, इसका मतलब करेजियस, ठीक है ना, बात वही है। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ज्ञान के बिना ईमानदारी कमजोर और व्यर्थ है, ठीक है ना। क्लियर। देखिए ये सब प्रश्न पढ़ के एक बार लिखने में ही समझ आता है। एक दो वर्ड्स पकड़ लीजिए कि क्या क्या वर्ड्स हैं, उन टर्म्स, किन किन टर्म्स का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना, और उन टर्म्स के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। अगर ये ज्ञान है तो इस तरह के प्रश्न आप क्या कर लेंगे, ठीक है ना। और ऐसे प्रश्न क्या होते हैं, विश्लेषणात्मक होते हैं थोड़े से, इनको बार बार आप लिखोगे तभी चीजें आएंगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और आईएएस का पेपर उठा करके देखिए, कुछ कुछ इसी तरीके के ही प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। क्लियर। चलिए, दिया हुआ ज्ञान के बिना ईमानदारी कमजोर और व्यर्थ है। ज्ञान के बिना ईमानदारी, ठीक, कमजोर और व्यर्थ है, परंतु ईमानदारी के बिना ज्ञान खतरनाक और भयानक होता है, ठीक है ना। दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को, ठीक है ना, दोनों ही लाइनों में एक दूसरे के लिए विपरीत है। देखिए पहले क्या, ज्ञान हटाइए तो ईमानदारी क्या पड़े आ रहा है, कमजोर और व्यर्थ, ठीक। और ईमानदारी हटाइए तो ज्ञान क्या हो गया, और भयानक हो गया। मतलब क्या कि एक दूसरे के बिना दोनों ही क्या हैं, ठीक, अधूरे हैं। ये बात तो समझ में आ रही है। आगे आइए। आगे दिया है कि आधुनिक संदर्भ में उदाहरण देते हुए अपने अभिमत को स्पष्ट कीजिए, अपने आइडियाज, ठीक है ना। कहा है उपयुक्त कथन ज्ञान और ईमानदारी के बीच संबंध प्रकट करता है, जिससे निम्नलिखित उदाहरण द्वारा क्या किया जा सकता है, समझा जा सकता है। तो समझिए, ठीक है ना। दिया हुआ है, मान लीजिए एक व्यक्ति बेहद ईमानदार है, ठीक है ना। एक व्यक्ति क्या है, बेहद ईमानदार है, परंतु निरक्षर होने के कारण मजदूरी करता है। अब देख लीजिए, यहाँ वो पक्ष दिया है कि ईमानदार है लेकिन ज्ञान रहित है। ज्ञान रहित का मतलब क्या, निरक्षर है, ठीक है ना, निरक्षर है। तो क्या कर रहा है, मजदूरी करता है, जबकि उसका नियोक्ता एक बेईमान इंजीनियर है, ठीक है ना, जो पुलों, सड़कों आदि के निर्माण का ठेका लेता है, ठीक है ना। क्लियर। आगे आइए। स्वाभाविक तौर पर ईमानदार मजदूर उसे दिए गए आदेशों का पूरी ईमानदारी से पालन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ठीक। किंतु उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा
जबकि वह इंजीनियर अपने ज्ञान का दुरुपयोग करके, ज्ञान अगर ईमान क्या कहा है कि ज्ञान है ईमानदारी नहीं है तो वो भयानक, ठीक, दुरुपयोग करके पुल के निर्माण में बड़ी धनराशि को क्या कर लेगा, गबन कर लेगा, ठीक, जो कई लोगों के लिए जानलेवा साबित होगा। इस दृष्टि से उपयुक्त कथन क्या होगा, सही प्रतीत होगा। ठीक है ना, क्लियर, समझ में आया? कथन क्या था आपका? कथन ये था कि ज्ञान के बिना ईमानदारी कमजोर है और व्यर्थ है। बात सही है कि वो मजदूर क्या था, ईमानदार था। मजदूर क्या था, ईमानदार था, लेकिन उसकी ईमानदारी किस काम की कि जब उसके पास ज्ञान नहीं था वो पत्थर ही तोड़ रहा है, और जैसा नियोक्ता वो इंजीनियर कहेगा उसी हिसाब से ही वो काम करेगा। लेकिन उसी जगह वो नियोक्ता इंजीनियर जो है वो क्या है, वो पढ़ा लिखा है, ज्ञान है उसके में, लेकिन ईमानदार नहीं। ठीक, उसने क्या किया कि पुल बनवाने को लेकर के उसने ईमानदारी नहीं बरती, ज्ञान का प्रयोग करके ठीक कम खर्चे में पुल का निर्माण कर दिया। ठीक है ना, क्लियर भाई, ज्ञान लगाया, कम बजट में पुल क्या कर दिया, तैयार कर दिया। ठीक, जो राशि लगनी थी उस कम राशि में किसी तरह लेन देन से क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया, और फाइनली एक बुरे अंजाम को जन्म दिया। ठीक है ना, तो वो क्या हुआ, खतरनाक हुआ, भयानक हुआ। ठीक है ना, क्लियर। तो वही चीज इसमें समझाया है, ये उदाहरण इस चीज को देख लीजिएगा। ठीक, आगे दिया हुआ है वर्तमान समय में अब उसी को विश्लेषित किया है। वर्तमान समय में आईटी, चिकित्सा आदि जैसे क्षेत्रों में उच्च स्तरीय ज्ञान के बावजूद बेईमान व्यक्ति हैकिंग, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, देखिए हर चीज के दो क्या है, प्रतिरूप हैं। ठीक, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। भाई आईटी के कुछ मेरिट्स भी हैं और कुछ हमारी क्या है, डीमेरिट्स। वही दिखाया है, क्या कहा है कि भाई आईटी में और चिकित्सा में ठीक उच्च स्तरीय ज्ञान है, ठीक, लेकिन बेईमान व्यक्ति क्या करेंगे, हैकिंग करेंगे। ठीक, हैक करें, बैंक ही हैक कर लिए और फाइनली सारा पैसा गायब। होता है कि नहीं है, साइबर फ्रॉड आजकल ये हैकिंग से ही हो रहा है। ठीक, आगे आइए, अंग व्यापार, ठीक, हवाला आदि जैसे गंभीर अपराध करते हैं। परमाणु बम का निर्माण व संहारक स्थितियों हेतु इनका उपयोग कर सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक, इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि शिक्षा प्रणाली में तकनीकी ज्ञान और नैतिक मूल्यों के बीच क्या किया जाए, संतुलन स्थापित किया जाए। इसी वजह से ये जो आप लोगों का पेपर 4 जुड़ा, इथिक्स का पेपर, पहले इथिक्स कहाँ था, लेकिन समाज में इसकी आवश्यकता महसूस की जाने लगी। ठीक है ना, कि कम से कम आप अपने नैतिक मूल्यों को समझें, समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझें। ठीक है ना, क्लियर। और एज अ सिविल सेवक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को समझें। ठीक है ना, और उसी के अनुरूप क्या करें, कार्य करें। ठीक है ना, ये आगे आइए, सिविल सेवाओं के संदर्भ में सार्वत्रिक प्रकृति के 3 आधारित मूल्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, और उनके महत्व को उजागर कीजिए। ठीक, अब आइए सार्वत्रिक प्रकृति। ठीक, देखिए भारत एक कल्याणकारी राज्य है। ठीक, इसलिए भारत में सिविल सेवाओं और सिविल सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ये कल्याणकारी राज्य के अभिकर्ता यानी एजेंट के रूप में होते हैं। ठीक है ना, क्लियर। सिविल सेवाओं की प्रकृति को देखते हुए सिविल सेवकों में सार्वत्रिक प्रकृति के 3 आधारभूत मूल्य हैं। एक सत्यनिष्ठा, बढ़ते आ रहे हैं, करुणा, और कौन, सहिष्णुता। सार्वत्रिक प्रकृति के मूल्यों से आशय उन मूल्यों से है जिन पर देश, काल, परिस्थितियों का प्रभाव न पड़ता हो। ठीक है ना, उनको हम लोग क्या कहते हैं, सार्वत्रिक प्रकृति कहते हैं।
ठीक है ना, सार्विक प्रकृति। ठीक, क्लियर। सत्यनिष्ठा का मूल्य, वस्तुतः सत्यनिष्ठा से तात्पर्य किसी चीज से आप लोग ये जान रहे हैं, आंतरिक सुसंगति से। ठीक, वही चीज है। सिविल सेवाओं में सत्यनिष्ठा होने से कर्मचारियों, वरिष्ठ अधिकारियों, जनता का विश्वास हो जाता है, जिससे क्या है, सामाजिक परिवर्तन, अन्य मामलों में जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त होता है। कल्याणकारी राज्य में सिविल सेवाओं में सत्यनिष्ठा इस बात की गारंटी देता है कि राज्य जिन वर्गों को लाभान्वित करना चाहता है वो, ठीक भाई, निष्पक्ष होकर काम करेंगे तो सभी वर्गों को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। करुणा एक ऐसी भावना है, भाई जाहिर सी बात है, करुणा से हम लोग क्या कर रहे हैं कि गरीब तबके को हम लोग क्या कर रहे हैं, सामान्य वर्ग के समतुल्य लेते आ रहे हैं। यही तो कर रहे हैं करुणा के आधार पर। ठीक, यही पढ़ा गया। ठीक, आगे दिया हुआ है, सहिष्णु का शाब्दिक अर्थ है सहन करना। ठीक है ना, सहन करना। लोक सेवाओं में सहिष्णु का अर्थ है अपने विचारों, धर्मों, भाषाओं। भाई इसमें क्या है कि विविधता है। भाई सहिष्णु वाले में आपको क्या दिखाना है कि विविधता पाई जा रही है, तो सबको समान लेने, निष्पक्ष होते हुए अपने फैसले को दीजिए। ठीक है ना, सहज रहिए। कोई गुस्सा कर रहा है तो भी क्या होना है, सहज रहना है प्रत्येक कंडीशन में। ठीक, क्लियर। न्यायोचित एवं तार्किक न होने पर उन्हें न अपनाने से है। भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण के दौर में सभी समाजों के वैविध्य में वृद्धि हो रही है। ठीक है ना, क्लियर। ऐसे में लोक सेवाओं में सहिष्णुता होने से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ समाज और राजनीति दोनों लोकतांत्रिक होते हैं। भारत और अन्य विविधतावादी देशों में लोक सेवाओं में यह गुण अत्यंत आवश्यक हो जाता है। मतलब वही कहा है कि जो उसका मेन थीम है, जैसे सत्यनिष्ठ होने का क्या है कि निष्पक्षतापूर्ण रवैया। करुणा से मतलब क्या है कि आप, ये ऐसी भावना है जो गरीब तबके के लोगों में आप दिखाएं, जिससे कि उनको मुख्य धारा में ले आया जा सके। ठीक है ना, ये हो जाता है। और सहिष्णुता का मतलब क्या है कि जहाँ विविधता है उस जगह आप क्या करें, उन जगहों पे बहुत ज़्यादा मतलब संतुलन बनाए रखना है। ठीक है ना, संतुलन के साथ आप सहज होते हुए क्या करें, सहनशीलता से कार्य करें। आगे दिया हुआ है लोक जीवन में, फिर वही आया अगला प्रश्न, क्या लोक जीवन में सत्यनिष्ठा से क्या अर्थ ग्रहण करते हैं। आधुनिक काल में इसके अनुसार चलने में क्या कठिनाइयाँ हैं। ठीक है ना, क्लियर। इन कठिनाइयों पर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, क्लियर। उपरोक्त प्रश्न में सत्यनिष्ठा का अर्थ स्पष्ट कर। ठीक, तो मतलब ओवरऑल इसमें भी क्या करना है, सत्यनिष्ठा के बारे में बताया गया। एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, वो आप नोट कर सकते हैं, जैसे झूठे दावे वायदे न करना, छल कपट न करना, अपनी प्रतिबद्धता का निर्वहन करना। ठीक है ना, क्लियर। फिर उसके बाद है कहाँ आगे, यही है ना। चलिए अगला है, ये क्वेश्चन आप देख लेंगे सत्यनिष्ठा वाला। ठीक है ना, बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को करना बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। आप लोग पढ़ लेंगे उतना तो हम जान रहे हैं। ठीक, चलिए। अच्छा, एक चीज और भी है, देखिए, इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के चरित्र से मजबूत बनाना एकमात्र निदान है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय हैं। क्या क्या, वही अपने जीवन लक्ष्य को स्पष्ट कर लें और निरंतर क्या करें, दोहराते रहें। मित्रों और जीवन साथी के रूप में समान मूल्यों वाले व्यक्ति को ही चुनें। ठीक है ना, स्वयं तथा परिवारजनों को अनावश्यक सुख सुविधाओं का आदि न बनने दें। ठीक है ना, और हर नैतिक विचलन पर आलोचनात्मक व आत्मशोधन करें। ठीक है ना, क्लियर। अब आया है क्या अगला क्वेश्चन, क्या, समानुभूति। ठीक है ना, समानुभूति। समानुभूति को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पैथी कहते हैं। ठीक है ना, इम्पैथी। ठीक, समानुभूति। ठीक, समानुभूति को एक और चीज कहा जाता है, क्या, परानुभूति। क्या कहा जाता है, परानुभूति।
ये ध्यान रखना, ठीक है ना, क्लियर। समानुभूति को स्पष्ट करना है, ठीक। समानुभूति का शाब्दिक अर्थ क्या है? समान अनुभूति, ठीक है ना, क्लियर। अर्थात समानुभूति का अभिप्राय किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जिसके द्वारा वह स्वयं को दूसरों की जगह रखकर उसकी भावनाओं, इच्छाओं, ठीक है ना, विचारों तथा क्रियाकलापों को क्या करता है? समझता है, ठीक है ना। जैसे हमने आप लोगों को बताया था कि कोई भी सहानुभूति और समानुभूति है, ठीक है ना। जैसे है क्या कि मान लीजिए, ठीक, आप दो लोग हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक, या आप पूरा समूह में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। 7 लोगों का समूह है, ठीक। इस वर्ष क्या हुआ, 6 पास हो गए और मतलब 5 पास हो गए, 2 रह गए, तो आप क्या कहोगे? आपके प्रति हमारी सहानुभूति है, ठीक है ना। अगली श्रेणी में, ठीक, आप लोगों का कुछ ग्रुप बना, ठीक, और उन 5 में, ठीक है ना, उन 5 में 3 पास हो गए, 2 बाकी रह गए। अब उनको पता चला कि हाँ भाई, फेल होने का क्या मतलब है, तो वहाँ समानुभूति आई कि नहीं आई? मतलब अपने साथ भी वो घटित होना, ठीक है ना, समान अनुभूति। एक होता है पराये पे अनुभूति होना, दूसरों पे अनुभूति होना, तो वो सहानुभूति, ठीक, सिंपैथी कहा जाता है, समान यहाँ, ठीक। और समान में क्या आ जाता है? सिंपैथी, ठीक है ना। चलिए आगे दिया हुआ है यहाँ समान अनुभूति अर्थात समानुभूति का अभिप्राय, ठीक, किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जिसके द्वारा वह स्वयं को दूसरों की जगह रखकर उसकी भावनाओं, इच्छाओं, विचारों और कार्यकलापों को समझता है और महसूस करने की कोशिश करता है, ठीक है ना, क्लियर। एक कहावत भी सुना होगा, जाके पैर न फटे बेवाई सोता जाने पीर पर आई, ठीक है ना। समानुभूति पे एकदम सटीक बैठता है, ठीक है ना। जाके पैर न फटे बेवाई सोता जाने पीर पर आई, ठीक है ना। जब अपने पैर पे बेवाई फटती है, जैसे पैर, और ऐसे सुन लीजिए दूसरे को, कह दो भैया लो फास्ट, नया फास्ट रिलीफ ले लो, लगा लो, ठीक, हमें आपसे सहानुभूति है। जब खुद पैर फटा, फिर तब पता चला कि हाँ दर्द कैसा होता है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये क्या हो गया? समानुभूति हो गई। समानुभूति तभी संभव है जब व्यक्ति में स्वयं अपनी भावनाओं और इच्छाओं को समझने अथवा पहचानने की क्षमता हो, ठीक है ना। ये आपका क्या है? समानुभूति, ठीक। अपनी भावनाओं को समझना, दूसरों की भावनाओं को समझना, उनकी परिस्थितियों से स्वयं को जोड़ना, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाता है? समानुभूति में आप स्वयं को ही जोड़ते हो, ठीक है ना, उन परिस्थितियों के साथ जिससे दूसरे को जोड़ रहे हो। अगला ये सिविल सेवाओं के लिए महत्व। समानुभूति दूसरे के साथ अपने जैसा व्यवहार करने की क्षमता रखती है। यही कारण है कि सिविल सेवक आम लोगों की समस्याओं से स्वयं को जोड़ पाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। आगे दिया हुआ है समानुभूति के कारण सिविल सेवकों में मानव कल्याण के प्रति रुचि पैदा होती है। वे उनके लिए कुछ कर गुजरने के लिए क्या होते हैं? प्रेरित होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। समानुभूति के बिना सिविल सेवक सेवा में अधिक दिनों तक टिका नहीं रह सकता, क्योंकि समानुभूति ही सिविल सेवकों को आम नागरिकों से क्या करती है? जोड़ती है। जाहिर सी बात है, आप देखते होंगे कि ग्रामीण परिवेश के जो अधिकारी होते हैं, ठीक है ना, और किसी शहरी क्षेत्र परिवेश में बना हुआ अधिकारी है, ठीक,
ग्रामीण परिवेश वाला जो अधिकारी होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को अधिक समझने में सुगम होता है, देखा होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो उन समस्याओं से क्या हो चुका है, ठीक है ना, पूरी तरह जूझ चुका है। तो उसके में क्या है, उसके में समानुभूति, ठीक है ना, उस परिस्थितियों में रह चुका है, उस परिस्थितियों में ढल चुका है, ठीक। उस परिस्थितियों से निकल करके वो अधिकारी हुआ, ठीक। तो उन परिस्थितियों को वो समझ रहा है, तो वहाँ क्या है, समानुभूति। वही आप शहरी परिवेश के अधिकारियों को देखें, ठीक, तो क्या वे उस तरीके से ग्रामीण परिवेश में जो समस्याएं हैं समझ सकेंगे? नहीं समझ सकेंगे। उनके में सहानुभूति होगी, लेकिन जो ग्रामीण परिवेश से निकल करके आ रहा है उसके अंदर क्या होगी, समानुभूति होगी, ठीक है ना। और आज IAS PCS में मैक्सिमम जो हो रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, ग्रामीण परिवेश से ही आ रहे हैं बच्चे, ठीक है ना, क्लियर। आप देखिए कि मैक्सिमम IAS PCS के रिजल्ट्स जो बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, या तो यूपी या तो बिहार, यही दो से। और सबसे ज़्यादा पिछड़ा भी कौन है, यूपी और बिहार, मानते हैं, ठीक। चलिए आगे आ जाते हैं। ऐसे लोग जो समानुभूति और भावनात्मक प्रज्ञता के धनी हैं वे एक प्रभावी समाज सुधारक साबित होते हैं और उनका नागरिकों से अच्छा अंतर वैयक्तिक संबंध या इंटरपर्सनल रिलेशंस क्या होते हैं, स्थापित हो जाता है। उदाहरण के लिए आ जाइए, महात्मा गांधी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर सादा जीवन व्यतीत किए क्योंकि वे लाखों लोगों से समानुभूति रखते थे जो अंग्रेजी शासन से शोषित थे, ठीक है ना, क्लियर। भाई गांधी जी को देखिए, आपने सुना होगा क्या क्या कहते हैं, उन्होंने कई त्याग किए, ठीक है ना, क्लियर। नैतिकता के परिचायक थे, ठीक है ना, क्लियर। उनने कब दक्षिण अफ्रीका से लौटे, 1915 में, ठीक है ना। जब लौटे थे तो बम्बई, ठीक है ना, पोर्ट पर लौटे थे। वहाँ उनको रिसीव करने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले गए थे, ठीक है ना, गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। जब गोपाल कृष्ण गोखले गए, ठीक, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उनके कान में एक बात डाली थी। वो ये कहे थे कि अभी 1 वर्ष तक वो सक्रिय राजनीति का हिस्सा न बने, ठीक, और केवल राजनीति को भापें कि एक्चुअल में राजनीति है क्या, उसे देखें। 1 वर्ष तक कुछ भी न करें, मतलब सक्रिय राजनीति का हिस्सा न बने, ठीक है ना। इसी वजह से गोपाल कृष्ण गोखले को उनका राजनीतिक गुरु कहा जाता था। 16 में ही गोपाल कृष्ण गोखले का स्वर्गवास हो गया। उन्होंने शपथ लिया, दृढ़ प्रतिज्ञ थे, शपथ लिया उन्होंने कि 1 वर्ष तक मैं नंगे पांव चलूँगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये नैतिक मूल्य है, ये क्या है, नैतिक मूल्य, ठीक। तो इसी तरीके से कई नैतिक मूल्य आप गांधी जी के जीवन से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है कि अगर किसी, जैसे हम लोग पढ़ेंगे भी उसमें क्या कहते हैं, जो हमारे नैतिक मतलब वो हैं, विचारधारा के लोग हैं, ठीक है ना, तो उनके बारे में भी 3-4 वो हैं, चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर इन उदाहरणों को इनके प्रति आप लिख रहे हैं तो उस पर अच्छा खासा नंबर भी आपको प्राप्त होता है, मिलता है, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, निबंध में भी इसका उपयोग आ जाता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना, क्लियर। दिया है क्या, ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर सादा जीवन व्यतीत किए क्योंकि वे लाखों लोगों से सहानुभूति रखते थे जो अंग्रेजी शासन से शोषित थे। समानुभूति के संबंध में उन्होंने एक मंत्र दिया था कि किसी व्यक्ति को अगर संदेह हो कि वो जो कर रहा है सही है या गलत,
उसकी जांच के लिए उसे उस गरीब से गरीब व्यक्ति का चेहरा याद करना चाहिए और सोचना होगा कि उसका वह कार्य, नीति एवं योजना उस गरीब व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार सहायक हो। ठीक है ना, क्लियर? ये चीज मतलब अंतिम व्यक्ति तक उसकी पहुंच सुनिश्चित होगी कि नहीं होगी। जो हम कार्य कर रहे हैं उसकी पहुंच अंतिम व्यक्ति तक, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित